नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे भविष्य के विज्ञान करियर पर और उस खास सोच, उस मानसिकता के बारे में जो इन फील्ड्स में कामयाब होने के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स और गाइड्स हैं जो अगले 10 साल मतलब 2025 से 2035 के करियर ट्रेंड्स का विश्लेषण करती हैं, खासकर साइंस पर फोकस करते हुए। और ये भी कि छोटी उम्र से वो साइंटिफिक सोच वो कैसे जगाई जाए। हाँ, तो हमारा मकसद है इन सभी स्रोतों से सबसे काम की बातें निकालकर सामने रखना, ताकि भविष्य में क्या मौके हैं और उनके लिए कैसे तैयारी की जाए, कैसे तैयार हो। हाँ, ये समझने में मदद मिले। तो तैयार हैं? चलिए इस जानकारी के समंदर में गोता लगाते हैं। मेरा मतलब है शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उन बड़ी ताकतों से जो अगले दशक में नौकरियों का चेहरा बदल सकती हैं। रिपोर्ट्स में साफ इशारा है कि टेक्नोलॉजी में जो तेज रफ्तार तरक्की हो रही है, साथ ही क्लाइमेट चेंज, दुनिया भर में हेल्थ ट्रेंड्स और बदलती अर्थव्यवस्थाएं, ये सब मिलकर जॉब मार्केट को नया आकार दे रहे हैं। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत करीब 10 ऐसे मुख्य क्षेत्रों पर जोर देते हैं जहां आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद है। अच्छा, 10 एरिया। हाँ, पहला तो जाहिर है हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस। इसकी वजह साफ है, मतलब दुनिया भर में आबादी की उम्र बढ़ रही है, क्रॉनिक बीमारियां बढ़ रही हैं और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, हाँ, हर व्यक्ति के हिसाब से इलाज, हाँ, उसका चलन बढ़ रहा है। और दूसरा शायद एआई और डेटा साइंस होगा। आजकल इसकी चर्चा हर तरफ है। एकदम सही पकड़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस दूसरा बड़ा एरिया है, क्योंकि एआई लगभग हर इंडस्ट्री में क्रांति ला रहा है। बिल्कुल। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट टेक, मतलब पर्यावरण को बचाने और साफ ऊर्जा से जुड़ी तकनीकें। अब कार्बन न्यूट्रल होने और क्लीन एनर्जी की जरूरत वो पहले से कहीं ज्यादा है। सही है। चौथा है साइबर सिक्योरिटी। ओह हाँ, ये तो जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम जितना डिजिटल हो रहे हैं, ऑनलाइन खतरे भी उतने ही बढ़ रहे हैं। ये तो समझ आता है। और बाकी पांचवा क्या है? पांचवा है शिक्षा और अपस्किलिंग, मतलब लगातार सीखते रहना और नई स्किल्स हासिल करना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बिल्कुल, एआई के जमाने में ये और भी जरूरी हो गया है। छठा है ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन, टेक्नोलॉजी को इंसान के लिए आसान और असरदार बनाने का काम। अच्छा। सातवां है वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य, खासकर कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में बीमारियों से निपटने की तैयारी का महत्व सबने समझा है। हाँ, वो तो है। आठवां है फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मेल, जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य तय कर रहा है। सही। नौवां है स्किल्ड ट्रेड्स, कुशल कारीगरी, लेकिन ये पुराने जमाने वाले नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से लैस रोल हैं। जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज के मैकेनिक या स्मार्ट घरों के लिए एचवैक टेक। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और 10वां? और 10वां है क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक रोल्स, मतलब ऐसे काम जहां इंसानी सोच, क्रिएटिविटी और नैतिकता की जरूरत होती है, जिसे मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। ये तो काफी फैला हुआ दायरा है। इसमें एक बात दिलचस्प लग रही है कि ये सिर्फ लैब कोट पहनने वाले वैज्ञानिकों की नौकरियां नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का असर हर तरह के काम पर बढ़ रहा है। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है। विज्ञान अब सिर्फ लैब या रिसर्च संस्थानों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन और लगभग हर तरह के काम में दिख रहा है। ये सोच कि साइंस सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए है, वो अब पुरानी हो गई है। ये एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। अब थोड़ा और फोकस करते हैं, खास तौर पर साइंस की दुनिया पर। स्रोत बताते हैं कि विज्ञान केंद्रित करियर के रास्तों का भी काफी गहरा विश्लेषण किया गया है। यहाँ क्या खास बातें सामने आ रही हैं? हाँ, विज्ञान के अंदर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत तेजी से ग्रोथ की उम्मीद है। पहला है बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके। बेटा को समझते हैं। जेनेटिक काउंसलर, जो लोगों को जेनेटिक बीमारियों के बारे में सलाह देते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्चर, जो एक तरह से बायोलॉजी के नए पार्ट्स डिजाइन करते हैं। और जीन एडिटिंग एक्सपर्ट, जो डीएनए में बदलाव करने की तकनीकों पर काम करते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी, ये सुनने में थोड़ा भविष्य जैसा लगता है। क्या मतलब है इसका, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, है तो भविष्य की तकनीक, पर इस पर काम जोरों पर है। इसे ऐसे समझें जैसे जीव विज्ञान के लिए लेगो ब्लॉक्स बनाना। अच्छा। वैज्ञानिक जैविक सिस्टम के हिस्सों को डिजाइन या रीडिजाइन कर रहे हैं ताकि वे नए काम कर सकें, जैसे दवाएं बनाना या पर्यावरण साफ करना। वाह। और ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य, हमारा खाना, ये सब भविष्य में बायोटेक में होने वाली नई खोजों पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। सही बात है। दूसरा अहम एरिया है हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज का और विस्तार। यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियर हैं जो नए मेडिकल डिवाइस डिजाइन करते हैं, जैसे बेहतर पेसमेकर या आर्टिफिशियल अंग, इस तरह की चीजें। न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो दिमाग कैसे काम करता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस, हाँ,
और ब्रेन मशीन इंटरफेस जैसी चीजों पर काम कर रहे हैं। सोचिए, दिमाग से कंप्यूटर या मशीन को कंट्रोल करना। कमाल है। और रीजेनरेटिव मेडिसिन के शोधकर्ता है जो खराब हो चुके टिश्यू या अंगों को ठीक करने या बदलने के तरीके खोज रहे हैं। बढ़ती उम्र की आबादी और मेडिकल टेक्नोलॉजी में तरक्की इसे लगातार आगे बढ़ा रही है। ये तो सच में कमाल की बातें हैं। और डेटा का क्या? सुना है आजकल हर साइंटिफिक फील्ड में डेटा बहुत बहुत अहम हो गया है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट यही है, वैज्ञानिक क्षेत्रों में डेटा साइंस का बढ़ता महत्व। बायो इन्फॉर्मेटिशियन एक अच्छा उदाहरण है। बायो इन्फॉर्मेटिशियन ताकत को मिलाकर बड़ी मात्रा में जैविक डेटा का विश्लेषण करते हैं। अच्छा। जैसे किसी बीमारी के जेनेटिक पैटर्न को समझना या नई दवा के असर का अनुमान लगाना। इसी तरह पर्यावरण डेटा एनालिस्ट हैं जो क्लाइमेट चेंज के असर की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी। और कंप्यूटेशनल केमिस्ट या फिजिसिस्ट हैं जो दवाएं खोजने या नए मटेरियल बनाने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। बात यह है कि आज का विज्ञान इतना सारा डेटा पैदा कर रहा है कि उसे समझने और उससे नतीजे निकालने के लिए खास स्किल्स वाले लोगों की जरूरत है। सही है, डेटा ही डेटा है हर तरफ। बिल्कुल। चौथा है पर्यावरण और जलवायु विज्ञान। इसमें क्लाइमेट मॉडलर हैं जो भविष्य के मौसम और जलवायु का अनुमान लगाते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी टिकाऊ खेती के वैज्ञानिक हैं। टिकाऊ खेती, हाँ। जो कम संसाधनों में ज्यादा और बेहतर फसल उगाने के तरीके खोजते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर या पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों पर काम करने वाले वैज्ञानिक। सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि दुनिया भर में एक जरूरी प्राथमिकता बन गई है। बिल्कुल। और क्या विज्ञान के कुछ और क्षेत्र भी हैं जो उभर रहे हैं? पांचवा क्या था? हाँ, पांचवा है अंतरिक्ष और एडवांस्ड फिजिक्स। इसमें एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। क्वांटम साइंटिस्ट हैं। क्वांटम साइंटिस्ट, ये नाम आजकल बहुत सुनने में आता है। ये असल में करते क्या हैं जिससे इतनी ग्रोथ की उम्मीद है? हाँ, क्वांटम साइंटिस्ट दरअसल फिजिक्स के बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं। मतलब एटम से भी छोटे लेवल पर, जहाँ चीजें हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बहुत अलग व्यवहार करती हैं। ओह। इनका काम भविष्य के लिए बहुत अहम है। ये ऐसे कंप्यूटर बनाने पर काम कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स, जो आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर्स से भी हजारों गुना तेज हो सकते हैं। हजारों गुना? हाँ, सोचिए, इससे नई दवाएं खोजना, नई मटेरियल बनाना या मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना कितना आसान हो सकता है। वाकई? इसके अलावा ये बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने पर भी काम करते हैं। इसीलिए इस फील्ड में इतनी दिलचस्पी और ग्रोथ की उम्मीद है। और इसी से जुड़े हैं मटेरियल साइंटिस्ट या नैनो टेक्नोलॉजिस्ट्स जो बिल्कुल नए गुणों वाले पदार्थ बना रहे हैं। अंतरिक्ष खोज और कंप्यूटिंग में जो नई छलांगे लग रही हैं, वे यहाँ नए मौके बना रही हैं। समझ गया। तो ये 5 हो गए, छठा क्या है? और छठा पॉइंट है इंटरडिसिप्लिनरी यानी अंतः विषय क्षेत्र। ये वो फील्ड्स हैं जहां विज्ञान की अलग-अलग शाखाएं मिलती हैं। जैसे सिंथेटिक बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी, एआई, इंजीनियरिंग सब मिलता है। न्यूरोटेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोसिक्योरिटी, हेल्थ, डेटा साइंस, सुरक्षा। अच्छा, मतलब अलग-अलग फील्ड्स का संगम। हाँ, और यहाँ सबसे खास बात यह है कि भविष्य के ज्यादातर बड़े इनोवेशंस शायद इन्हीं संगमों पर होंगे, जहाँ अलग-अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट मिलकर काम करेंगे। वाह, ये सुनकर तो लगता है कि साइंस में भविष्य वाकई बहुत रोमांचक है। श्रोत टॉप 10 खास साइंस रूल्स की लिस्ट भी देते हैं, आपने बताया। हाँ, जैसे एआई और कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, इन्हें बायोटेक में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बताया गया है, करीब 25-30% ग्रोथ की उम्मीद के साथ। बिल्कुल। जेनेटिक काउंसलर में 20-25% ग्रोथ, क्लाइमेट साइंटिस्ट में 15-20%, और जैसा आपने बताया, क्वांटम साइंटिस्ट में भी 20-30% ग्रोथ का अनुमान है। हाँ, और ये भी बताया गया है कि इन नौकरियों में न सिर्फ डिमांड ज्यादा है, बल्कि सैलरी पैकेज भी काफी अच्छे होते हैं। अमेरिका, यूरोप के लिए अनुमानित $50,000 से $180,000 सालाना तक की रेंज बताई गई है। बिल्कुल। और इन सभी भूमिकाओं को देखकर कुछ जरूरी बातें या पैटर्न उभरकर सामने आते हैं। क्या है वो? पहली, इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स का महत्व। मतलब सिर्फ अपनी फील्ड का ज्ञान काफी नहीं होगा। बायोलॉजी के साथ एआई समझना या फिजिक्स के साथ कंप्यूटिंग जानना बहुत जरूरी होता जा रहा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। दूसरी बात, कंप्यूटेशनल लिटरेसी यानी कंप्यूटर और डेटा के साथ काम करने की क्षमता। पाइथन या आर जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखना, एआई टूल्स का इस्तेमाल जानना, यह आपकी नौकरी पाने की संभावना को बहुत बढ़ा सकता है, चाहे आप किसी भी साइंस फील्ड में हो। हाँ, लगभग हर फील्ड में। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है लचीलापन और भविष्य की सुरक्षा। मतलब ये करियर कितने फ्यूचर प्रूफ है। स्रोत बताते हैं कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, एआई और अंतरिक्ष से जुड़े करियर दुनिया भर में सबसे ज्यादा लचीले माने जा रहे हैं। अच्छा।
यानी इन क्षेत्रों में स्किल्स हासिल करने वालों के लिए भविष्य में मौके बने रहने की संभावना ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक खास तरह की सोच, एक नजरिया भी चाहिए होगा। स्रोत बताते हैं कि वैज्ञानिक सोच सिर्फ किताबी ज्ञान रटने से कई बढ़कर है। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वैज्ञानिक मानसिकता या साइंटिफिक थिंकिंग दरअसल एक स्किल है जिसे अभ्यास से, प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में जन्म से होती है और किसी में नहीं। अच्छा, मतलब सीखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ मुख्य सिद्धांत बताते हैं जिनसे ये सोच विकसित होती है। पहला है जिज्ञासा को पालना पोसना, मतलब लगातार सवाल पूछना। क्यों, कैसे, अगर ऐसा ना होकर वैसा होता तो क्या होता। यानी बच्चों की तरह सवाल पूछने की आदत डालना। वो क्यों 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 वाला फेज। हाँ, कुछ वैसा ही। बस उन सवालों का पीछा करना सीखना है, जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। दूसरा सिद्धांत है ध्यान से अवलोकन करना। अपने आसपास के माहौल को, किसी प्रयोग को या मिले हुए डेटा को बारीकी से देखना। उनमें पैटर्न या छोटी छोटी बातें नोटिस करना जो शायद पहली नजर में छूट जाए। तीसरा है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये क्या है असल में? इसका मतलब है सुनी सुनाई बातों या अपनी धारणाओं पर यकीन करने के बजाय सबूतों को तौलना, जानकारी कहाँ से आ रही है उस पर सवाल उठाना और अलग अलग नजरियों को समझना। मतलब सिर्फ मान नहीं लेना बल्कि परखना। समझ गया। और क्या सिद्धांत है? चौथा है प्रयोग करना सीखना। अपने आइडियाज को टेस्ट करना, भले ही छोटे पैमाने पर, और एक तरीके से करना। पहले सोचना कि क्या हो सकता है, परिकल्पना। अच्छा, हाइपोथेसिस। हाँ, फिर उसे टेस्ट करना, जो नतीजे आए उन्हें लिखना, रिकॉर्ड करना और फिर सोचना कि इसका क्या मतलब है, निष्कर्ष। ओके। पांचवा सिद्धांत शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, विफलता और सुधार की प्रक्रिया को अपनाना। विफलता को अपनाना, ये कैसे? मतलब गलतियों को सीखने का मौका समझना। वैज्ञानिक प्रक्रिया में कोई प्रयोग फेल होने का मतलब हार नहीं है, बल्कि ये होता है कि आपको कुछ नई जानकारी मिली है, डेटा मिला है। ये विफलता को गले लगाना सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में करना मुश्किल हो सकता है, खासकर हमारे सिस्टम में जहां गलतियों को अक्सर नाकामी माना जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। पर वैज्ञानिक सोच यही है। मान लीजिए कोई बच्चा एक कागज का हवाई जहाज बनाता है और वो ठीक से नहीं उड़ता। हाँ। एक तरीका है निराश होकर उसे फेंक देना। दूसरा तरीका है सोचना, अच्छा ये क्यों नहीं उड़ा, शायद पंख छोटे थे या कागज ज्यादा भारी था या मैंने फेंका गलत तरीके से। फंसी करना। हाँ, और फिर उन चीजों में बदलाव करके दोबारा कोशिश करना। यही प्रयोग और पुनरावृत्ति मतलब इटरेशन है। हर कोशिश आपको कुछ नया सिखाती है। सही बात है। छठा सिद्धांत है सबूत और डेटा पर आधारित होना। अपने निष्कर्षों को भावनाओं या अंदाजों पर नहीं, बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और आपने जो देखा सुना है उस पर आधारित करना। फैक्ट्स पे। बिल्कुल। सातवां है इंटरडिसिप्लिनरी सोच रखना। ये समझना कि विज्ञान की शाखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अक्सर असली दुनिया की समस्याएं किसी एक विषय तक सीमित नहीं होती। अलग अलग क्षेत्रों के बीच कनेक्शन और पैटर्न खोजना जरूरी है। और आठवां है अपने विचारों को दूसरों को समझाना और उन पर चर्चा करना। जब आप किसी को अपनी बात समझाते हैं या उनसे फीडबैक लेते हैं तो आपकी अपनी समझ और ज्यादा साफ होती है। ये तो हुई सिद्धांतों की बात। क्या स्रोत कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं जिनसे ये सोच विकसित की जा सके, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदम सुझाते हैं, जैसे एक नोटबुक रखना जिसमें आप रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाली चीजों के बारे में उठने वाले सवाल लिख सकें। पत्ते हरे क्यों होते हैं, बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू क्यों आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन जर्नल जैसा। हाँ। या फिर घर पर ही छोटे छोटे प्रयोग करना, जैसे ये टेस्ट करना कि अलग अलग ब्रांड के कागज के तौलिए में से कौन सा सबसे तेजी से पानी सोखता है और क्यों। या फिर ये देखना कि अलग अलग तरह के बीज अंधेरे में उगते हैं या रोशनी में। ये दिखाता है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए किसी महंगी लैब या उपकरण की जरूरत नहीं है। सही है। ये कहीं भी कभी भी शुरू किया जा सकता है। सही। बस अपनी जिज्ञासा को जगाए रखने की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से, शायद बचपन से ही शुरू की जा सकती है। हाँ। लेकिन एक चिंता ये भी रहती है कि कहीं बच्चों पर करियर का दबाव बहुत जल्दी न पड़ जाए। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। उनका कहना है कि विज्ञान करियर की तैयारी बेशक कम उम्र में शुरू हो सकती है, लेकिन ये बिना किसी तनाव या दबाव के होनी चाहिए, खेल खेल में।
स्रोत एक तरह का उम्र के हिसाब से रोड मैप देते हैं जो नंबरों या कंपटीशन के बजाय जिज्ञासा और खोज पर फोकस करता है। ये कैसे काम करता है अलग अलग उम्र के लिए? हाँ, जैसे 6 से 9 साल की उम्र में फोकस सिर्फ जिज्ञासा जगाने और अवलोकन करने पर होना चाहिए। हाँ। बच्चों को प्रकृति में घूमने ले जाना, आसपास की चीजों को ध्यान से देखने के लिए कहना, उनसे सवाल पूछना। सिंपल चीज है। हाँ, घर पर आसान से प्रयोग करना, जैसे पानी में क्या डूबता है, क्या तैरता है, या विज्ञान की मजेदार कहानियां सुनाना या पढ़ना। लक्ष्य सिर्फ सवाल पूछना और देखना सीखना है। ओके, फिर 10-12 साल? फिर 10 से 12 साल की उम्र में नींव डालने और थोड़ी खोजबीन करने का दौर आता है। इसमें बच्चे सरल सर्किट बना सकते हैं, लेगो रोबोटिक्स जैसे किट से खेल सकते हैं। हाँ, वो तो बच्चों को पसंद भी आता है। बिल्कुल। स्क्रैच जैसे विजुअल प्रोग्रामिंग टूल से आसान गेम्स या एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं, या एक साइंस जर्नल रख सकते हैं जिसमें वे अपने अवलोकन या छोटे प्रयोगों के बारे में लिखें। यहाँ लक्ष्य होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की शुरुआत करना, कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजेदार तरीके से समझना और जो देखा उससे रिकॉर्ड करना सीखना। और टीनेज में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 13-15 साल? 13 से 15 साल की उम्र में सीखी हुई चीजों को इस्तेमाल करने और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे घर पर थोड़े और जटिल प्रयोग करना, अपना छोटा सा ज्वालामुखी बनाना या क्रिस्टल उगाना। हाँ, वो स्कूल प्रोजेक्ट्स होते थे। हाँ, पाइथन जैसी असली प्रोग्रामिंग भाषा की बेसिक बातें सीखना, या स्कूल के साइंस क्लब या साइंस फेयर में हिस्सा लेना। यहाँ लक्ष्य होता है लॉजिकल सोच को बढ़ाना, प्रोग्रामिंग की नींव रखना और प्रयोग करने की पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझना। ठीक है, और फिर 16-17 साल? फिर 16-17 साल की उम्र में अपनी रुचि के हिसाब से थोड़ी स्पेशलाइजेशन और स्किल बनाने का समय आता है। छात्र अपनी खास रुचियों का पता लगा सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, कोडिंग, जो भी हो। उस विषय में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या किसी टीचर की मदद से छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ लक्ष्य रिसर्च स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और एनालिटिकल यानी विश्लेषण करने की सोच को विकसित करना है। ओके। और 18 साल के बाद तो फिर हायर स्टडीज और करियर की तैयारी का दौर शुरू होता ही है। इंटर्नशिप, एडवांस्ड कोर्स, अपना पोर्टफोलियो बनाना, यहाँ प्रोफेशनल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग को और मांझा जाता है। इस पूरी रोड मैप में सबसे जरूरी बात क्या लगती है आपको? क्या टेक अवे है? सबसे जरूरी सिद्धांत है दबाव मुक्त नजरिया। फोकस खोजबीन, जिज्ञासा और सीखने के मजे पर होना चाहिए, ना कि छोटी उम्र में ही ग्रेड्स, कंपटीशन या करियर के फैसलों पर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। छोटे छोटे कदम उठाना, सीखने को खेल जैसा बनाना और सॉफ्ट स्किल्स जैसे दूसरों से बात करना, अपनी बात समझाना, टीम में काम करना और क्रिएटिव तरीके से सोचना, इन पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है जितना कि टेक्निकल ज्ञान पर। सही कहा, ये स्किल्स तो हर जगह काम आती हैं। बिल्कुल। हाँ, ये बात मुझे बहुत सही लगी। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना और सीखने को खेल की तरह देखना महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे किसी कोडिंग प्रोजेक्ट को डिजिटल लेगो बनाना कहना या घर पर साइंस ट्रेजर हंट जैसा कुछ करना, ये सब बिना किसी बोझ के स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा और स्किल्स को बढ़ाते हैं। एकदम। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि आने वाले दशक में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे रोमांचक मौके खुलने वाले हैं, खासकर टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे बड़े ट्रेंड्स की वजह से। हाँ, काफी स्कोप है। हमने ये भी समझा कि कैसे कंप्यूटर और डेटा के साथ काम करने की क्षमता और अलग-अलग विषयों को जोड़कर सोचने का नजरिया वो बहुत अहम होता जा रहा है। बिल्कुल, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। और शायद सबसे काम की बात जो हमने जानी वो ये है कि वैज्ञानिक मानसिकता, मतलब सवाल पूछने, ध्यान से देखने, प्रयोग करने और गलतियों से सीखने की आदत कैसे विकसित की जा सकती है। हाँ, और ये सीखी जा सकती है। और ये तैयारी छोटी उम्र से ही बिना किसी दबाव के मजेदार और खोजबीन वाले तरीके से शुरू हो सकती है। तो इन सबका निचोड़ क्या है, सार क्या है? निचोड़ ये है कि भविष्य उन लोगों के लिए ज्यादा रोशन है जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करते बल्कि सोचने का एक तरीका, एक वैज्ञानिक नजरिया भी विकसित करते हैं। यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। ये बहुत मुमकिन है कि भविष्य के सबसे बड़े वैज्ञानिक आविष्कार या समाधान उन जगहों पर होंगे जहाँ विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं, जैसे बायोलॉजी और एआई, या न्यूरोसाइंस और रोबोटिक्स, या मटीरियल साइंस और सस्टेनेबिलिटी। हाँ, उन संगमों पर। बिल्कुल। और ये खोजें शायद वो लोग करेंगे जिनमें न सिर्फ ज्ञान होगा बल्कि वैज्ञानिक जिज्ञासा की एक गहरी, कभी न मिटने वाली प्यास होगी। सही कहा। अगला बड़ा आहा मोमेंट कहाँ से आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के खोजकर्ता देंगे, और शायद उनमें से कुछ आज सिर्फ उत्सुकता से अपने आसपास की दुनिया को देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं।